हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। परीक्षा आइडिया में आपका स्वागत है। मैं अंजू और आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है लोकपाल। लोकपाल के बारे में जानेंगे, न्यूज में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों रहा है, और इसके बारे में हम स्टैटिक बात भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी न्यूज में क्यों है और इसको हम मैप पे भी देखेंगे कहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट है रामधारी संप्रदाय एंड लास्ट मुसी नदी। मुसी नदी के बारे में जानेंगे, किसकी सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है लोकपाल। लोकपाल के बारे में हम देखते हैं कि भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार 16 जनवरी को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश की गरिमामय उपस्थिति में मनाया गया। मतलब आपको ये न्यूज में इसलिए रहा है कि लोकपाल की पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया है, कब? 16 जनवरी को, इसलिए न्यूज में रहा है। और इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि क्या है लोकपाल। लोकपाल के बारे में हम कुछ स्टैटिक जानकारी लेते हैं कि यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल मतलब लोकपाल जो सेंटर लेवल पे है, ठीक है, और लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अधिनियम के द्वारा की गई थी 2013 ईस्वी में। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देने की बात है कि ये वैधानिक निकाय है। तो बात यहाँ आती है कि वैधानिक निकाय क्या होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ हम देखते हैं वैधानिक निकाय क्या होता है। वैधानिक निकाय की जब स्थापना होती है तो ये किसके द्वारा बनता है? संसद के अधिनियम के द्वारा ये बनाया जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसको कब किया जाता है? संसद में कोई अधिनियम पास किया जाता है, उस अधिनियम के द्वारा, जैसे कि कुछ देश में जरूरत है चीजों की, उसके अकॉर्डिंग संसद में अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसको जो नियंत्रित करता, कौन नियंत्रित करता है? कानून के द्वारा यह नियंत्रित होता है। वहीं अगर हम बात करें संवैधानिक निकाय की, तो संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय जो कि हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किसमें किया गया? हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान में संवैधानिक निकाय का उल्लेख पहले से ही किया गया है। ठीक है, संविधान में उल्लेख किया गया है। तो अभी से आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी आप न्यूज में पढ़े या कहीं भी पढ़े कि वैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय मतलब कि जिसको संसद में अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है, और संवैधानिक निकाय पहले से संविधान में मौजूद है। इसके बाद इसमें कुछ कुछ संशोधन किए जाते हैं टाइम टू टाइम। और संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल ले संवैधानिक निकाय की, तो संवैधानिक निकाय की एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे कि आपका हो गया चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। और ये सब क्या है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारे किस में आ जाते हैं? संवैधानिक निकाय में आते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इसका कार्य क्या है अब हम बात करते हैं। अब हमने जान लिया कि लोकपाल जो है वो वैधानिक निकाय है। जब वैधानिक निकाय है तो इसका कार्य क्या है, हम देखते हैं कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ क्या है? उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करना है।
अच्छा, तो अभी इसके बारे में समझ आ गया कि इसका कार्य क्या है। लोकपाल को बनाया गया है संविधान संसद में अधिनियम के द्वारा। इसके इसको लाया गया था 2013 में, अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके कार्य क्या है, ये क्या काम करेंगे? काम करेंगे जो भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं हमारे देश में, उनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार, मतलब अगर उन्होंने कुछ करप्शन किया है, कुछ भ्रष्टाचार किया है, तो उनके खिलाफ क्या करना है, उनके आरोप को जांच करना है। इनका मेन काम यही है। ठीक, इसके बारे में और हम अच्छे से जानते हैं। और क्या है, इनकी संगठनात्मक संरचना कैसे है, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, हमने जान लिया कि इसका कार्य क्या है। अब हम जानेंगे कि इसकी संरचनात्मक संरचना कैसे है। तो ये इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, मतलब 1+8, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, जिनमें से 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका क्या होता है, एक अध्यक्ष हुए, ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस में 8 जो होते हैं, एक 8 क्या होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। और इन 8 सदस्य में से इन 8 सदस्य में से 4 सदस्य जो होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं, न्याय से जुड़े हुए होते हैं, वो न्यायिक सदस्य होते हैं इनमें से। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष हुए तो अध्यक्ष कौन होते हैं कि भारत के, या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के पहले से मुख्य न्यायाधीश थे, उनको बनाया जाता है। या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो हमने देखा कि इसके अध्यक्ष, जो एक अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होंगे, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और न्यायिक सदस्य कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। नेक्स्ट है, सदस्यों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी। तो यहाँ भी आपको आरक्षण दिया जा रहा है कि 50% कौन होंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एंड महिला इसमें शामिल होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। लोकपाल में सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसको ये भी ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया, भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के भाग 5, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 टू 78 तक ये भारत के प्रेसिडेंट का उल्लेख किया गया है। ठीक, जिसमें अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, एक समिति के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में एक प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता है वो भी इसमें शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। ये जो चयन होता है, उस चयन में एक समिति तैयार की जाती है, उस समिति में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा जो भी नामित न्यायाधीश है वो या प्रतिष्ठित न्यायविद उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आना चाहिए। वे पदभार जो ग्रहण करने की तिथि से कब तक रहते हैं, 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो जब वो
अपने पदभार ग्रहण करते हैं उसके बाद उनकी जो अवधि होती है 5 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर, या तो 70 वर्ष तक। मतलब कि किस, जैसे यहाँ हमने देखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश होते हैं, तो इसमें क्या क्या होंगे, जैसे कि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष, जो भी पहले आपने कंप्लीट कर लिया है वो होगा यहाँ पे। तो कैसे ये आप निर्धारित कैसे करेंगे, किसी को सदस्य के रूप में किस तरीके से नामित किया गया, अगर उनका एज है 68 ईयर्स, ठीक है 68 ईयर्स है, तो जब इनका 70 ईयर्स हो जाएंगे तो तब तक ही वो अपने पद पर रहेंगे, उसके बाद वो वहां से हट जाएंगे। तो यहाँ वो 2 साल ही काम करते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष जो पहले आता है। और वहीं अगर हम बात करें कि किसी एज है 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स में वो सदस्य बनते हैं, तो इनको 5 वर्ष मतलब 65 ईयर्स में वो वहां से रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं अपने पद से। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष के वेतन और भत्ते सेवा के अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। तो इनका जो वेतन है, कितना वेतन मिलेगा, कितना उनको भत्ता मिलेगा वगैरह वगैरह, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को जितना मिलता है उसी के अकॉर्डिंग इनको मिलता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इनका अधिकार क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि इनका अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा है। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का अधिकार है जो कि प्रधानमंत्री हैं, या रह चुके हैं, पहले वो रह चुके हैं, या केंद्र सरकार के मंत्री हैं, या फिर संसद के सदस्य हैं, साथ ही समूह ए बी सी और डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी भी हैं। तो ये उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी है तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार को क्या करेंगे, जांच करेंगे। या प्रधानमंत्री हो गए, केंद्र सरकार के कोई मंत्री हो गए, संसद के कोई सदस्य हो गए, या फिर हमारे केंद्र सरकार के अधिकारी जो कि ए बी सी और डी के तहत आते हैं, वो सारे के खिलाफ ये क्या करेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ से हमने इतना चीजें समझ लिया। नेक्स्ट है, इसमें संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित या संघ या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से क्या होते हैं, वित्त पोषित किसी भी बोर्ड, निगम, समाज, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें कोई भी समाज, ट्रस्ट या निकाय भी शामिल है जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लोकपाल क्या है, इनका कार्य क्या है, इनकी संरचनात्मक किस तरीके से इनको बनाया गया है, और हमने इनकी अधिकार क्षेत्र के बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अदन की खारी। नेक्स्ट टॉपिक अदन की खारी है, चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीके से इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम देखेंगे। तो रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि अदन की खाड़ी जो है, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी देशों के सटे जल क्षेत्रों में खतरे बढ़ सकते हैं, और भारतीय नौसेना अपनी उपस्थिति बढ़ाने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ये न्यूज में रहा है। यहाँ से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अदन की खाड़ी कहाँ है, गल्फ ऑफ एडन, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, अदन की खाड़ी। तो ये है अदन की खाड़ी, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अदन की खाड़ी है। इसके नॉर्थ में क्या है, ये अरब, और ये क्या है, सोमालिया, जो कि अफ्रीका के पास, अफ्रीका में है। इसको और भी हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ ये हम देख रहे थे ना अदन की खाड़ी, ये सोमालिया, आप देखिए अफ्रीका में सोमालिया है, अरब है यहाँ, अमन 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 यमन, सॉरी, यमन और सोमालिया के बीच में आता है क्या, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, सोमालिया एंड यमन। तो इसके आसपास अगर आपसे देश के नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे यमन है, सोमालिया है जो कि अफ्रीका में है, और यहाँ पे क्या है, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये तो आपको पता है इंडियन ओशियन है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और रेड, ये बाब बाब अल मंडेब जल संधि,
के द्वारा किसके द्वारा जोड़ती है? रेड सी एंड अदन की खाड़ी यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन किसके द्वारा एक दूसरे से जोड़ते हैं? जिब्राल्टर की संधि। तो यहाँ पे क्या है? जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे है, जो कि भूमध्य सागर एंड क्या है, ये अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ते हैं। तो इसको मैप को भी ध्यान में रखना है। ये तो पूरा अटलांटिक ओशियन ही, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एस के आकार का कौन सा ओशियन है, एस आकार बन रहा है ना इसका, अगर हम इस तरीके से मैप देखते हैं तो एस के आकार का है, इधर पैसिफिक ओशियन। तो इसको मैप को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं अदन की खाड़ी में के बारे में जानते हैं। यह हिंद महासागर का विस्तार है, जो अरब प्रायद्वीप हमने देखा उत्तर में, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका दक्षिण में स्थित है। उत्तर में अरब प्रायद्वीप में कौन सा है? यमन, यमन कंट्री है, आपने नाम सुना होगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि दक्षिण में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जो कि सोमालिया, हमने देखा सोमालिया जो कि अफ्रीका में। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यह लाल सागर को अरब सागर और अंत हिंद महासागर से जोड़ता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। खाड़ी का नाम यमन के तट पर एक बंदरगाह शहर अदन के नाम पे रखा गया है। यह लगभग 900 किलोमीटर लंबा, 500 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 4,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोट्रा द्वीप यमन का हिस्सा है, जो कि, और उत्तर में यमन, ठीक है, यमन, और पूरब में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि उसके आसपास कौन कौन से कंट्री है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दक्षिण में गाडफुई चैनल द्वारा सोमाली सागर से और पश्चिम में बाब अल मंडेब जलडमरू द्वारा लाल सागर से जुड़ी है। जो अभी हमने बात किया था कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के द्वारा किससे जुड़ी हुई है? ये लाल सागर से जुड़ी हुई है। और हमने ये भी देखा कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर को। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यह अरब सागर से अफ्रीका के हॉर्न और सोकोट्रा द्वीप समूह द्वारा सीमांकित है। और खाड़ी की भूभाग की प्रमुख राहत विशेषता क्या? सेबा रीज है, जो कि हिंद महासागर रीज प्रणाली का विस्तार है, जो खाड़ी के मध्य तक फैली हुई है। यह क्या करती है? स्वेज नहर शिपिंग मार्ग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि क्या करते हैं? जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। अनुमान है कि समुद्री पेट्रोलियम का कितने परसेंट? 11% भूमध्य सागर और अरब सागर के रास्ते में अदन की खाड़ी से ही गुजरता है। तो इसको हमने देखा कि किस तरीके से वो वर्ल्ड ट्रेड में भी हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में मदद करता है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं और आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नामधारी संप्रदाय। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मलेरकोटला में नामधारी शहीद स्मारक पर कुका शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हम हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है नामधारी संप्रदाय के बारे में। हम देखते हैं नामधारी संप्रदाय के बारे में क्या है। ये नामधारी संप्रदाय की स्थापना कब होती है? 1857 में। 1857 क्यों इम्पोर्टेंट है? 1857 का विद्रोह भी तो हुआ था ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बैसाखी के दिन सतगुरु राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और नामधारी गुरबानी, जो गुरबानी मतलब क्या होता है? गुरु के वचन या शिक्षाएं सुनाने की अपनी विशिष्ट शैली के कारण कुका के रूप में जाने जाते थे। यह शैली जो है पंजाब में कुक नामक ऊंची आवाज में होती थी और इस प्रकार नामधारी को कुका भी कहा जाता था। नामधारी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च गुरबानी मानते थे। गुरबानी मतलब क्या है? गुरबानी मतलब है गुरु के वचन या शिक्षा। तो नामधारी जो थे वो सिख गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे क्या मानते थे? वो सोचते थे ये गुरु की शिक्षा है, गुरु का वचन है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। लेकिन वे जीवित मानव गुरु से भी विश्वास रखते थे। मतलब उनका कहना था कि जो जीवित है मानव गुरु जो है
उनमें वो विश्वास रखते थे, इसको भी ध्यान में। संप्रदाय का मुख्यालय लुधियाना के भैनी साहब में स्थित है, जो राइया गांव के पास है, जहां राम सिंह का जन्म हुआ था, वहां इसका मुख्यालय है। तो अगर आपसे पूछा जाए नामधारी संप्रदाय का मुख्यालय का है, तो लुधियाना में इसका मुख्यालय है। और यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं, कूका आंदोलन। हमने देखा ना कूका, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के बारे में जानेंगे, कूका मूवमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कूका मूवमेंट कहाँ, कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित था? पंजाब। अगर आपसे पूछा जाए कूका मूवमेंट से संबंधित क्षेत्र कौन से? पंजाब। अभी हमने देखा नामधारी संप्रदाय, तो ये पंजाब कब कब किया गया था? 1871 से 1872 ईस्वी में इस आंदोलन, 1871 से 1872 में इस आंदोलन के हुआ था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, और भी समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध थे, ये आंदोलन किया गया था। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, इसको भी ध्यान में देना है। और बाबा राम सिंह या फिर और साथ में और भी बहुत लोग, अकेले थोड़ी ना आंदोलन करेंगे, तो इनके साथ में आप बालक सिंह को भी आप याद रख सकते हैं, बालक सिंह भी इसके नेतृत्व करता थे। तो इसको आप इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस कूका आंदोलन को और भी जानते नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो also known as नामधारी मूवमेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूसी नदी। मूसी नदी के बारे में हम जानते हैं कि हाल ही में हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व की स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, तो इसको ध्यान में रखना है। और हैदराबाद शहर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उद्गम कहाँ से हुआ था मूसी नदी का? विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम है। अनंतगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि मूसी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अनंतगिरी पहाड़ी। अब हम मूसी नदी को कहाँ देखते हैं? मैप में देखेंगे किस तरीके से क्या है। यहाँ आप देखिए कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर हम बात करें कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी का उद्गम के बारे में हम बात करते हैं, तो उद्गम होता है महाबालेश्वर, पश्चिमी घाट में है, यहाँ पे बालेश्वर से उद्गम है। और फिर ये यहाँ से उद्गम होते हुए ये कहाँ चली जाती है? ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके आसपास इनके और भी सहायक नदियां, जैसे मूसी नदी, तो यहाँ हैदराबाद की है मूसी नदी। इसके और भी सहायक नदी है, जैसे भीमा नदी और तुंगभद्रा, घाट प्रभा, ठीक है, मालभ्रवा, ये सब इसकी सहायक नदी है। और कृष्णा नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, जैसे अलमाटी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, और श्री शैलम, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है कृष्णा नदी के ही पे ही बनाया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो कहाँ है? कृष्णा नदी। श्री शैलम बांध के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया है, PYQ अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे श्री शैलम बांध के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो इतना आपको ध्यान में देना है। बाकी इसके अलावा अगर आप साउथ के रिवर के बारे में हम देखते हैं, तो
ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी उत्तर से दक्षिण में क्रम में अनुसार बताइए, तो गोदावरी नदी पहले आएगी उत्तर में, उसके बाद कृष्णा नदी है, फिर कावेरी नदी है, और सबसे नॉर्थ में क्या है, महानदी जो है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे बोला जाए कि सजाइए क्रम में लिखिए, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इसको इस तरीके से आप क्रम में लिख सकते हैं। बाकी आप और भी नदियां हैं जो कि ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। ठीक, मूसी नदी के बारे में देखते हैं। यह एक नदी है जो दक्षिण भारतीय राज्य के तेलंगाना से होकर बहती है, और यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। हमने देखा कि मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसमें दो छोटी नदियां एसी और मूसा शामिल होती है, जो मूसी नदी में मिल जाती है, और यह नलगोंडा जिले में वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिलती है। हैदराबाद इस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हैदराबाद इस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। हिमायत सागर और उस्मान सागर नामक बांध भी इसी पे बनाए गए हैं। मूसी नदी, हिमायत सागर एंड उस्मान सागर, जो बांध है किस पे बनाया गया है, मूसी नदी, मूसी रिवर पे ये बांध बनाया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, और कहीं आपको डिफिकल्टी महसूस हो रहा है कि कैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, तो आप परीक्षा आइडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए परीक्षा आइडिया के यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।